Hello, students. Today we are going to start our next chapter from history, which is weavers, iron smelters, and factory owners. So let's start the chapter. बेटा जैसे चैप्टर का नेम है वीवर्स आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स मीन्स ये जो चैप्टर है वो पूरा ट्रेड और हम कह सकते हैं कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है. कैसे कि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे तब यहाँ का जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ थी है ना, और जो ट्रेड था वो किस तरीके का था, हमारे यहाँ पर कितना जो क्वालिटी थी कपड़े की या टेक्सटाइल्स जो इंडस्ट्रीज़ थी वो कितनी रिच थी और धीरे धीरे कैसे वो डिक्लाइन होती गई. तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं. ओके. और जो वियर्स जो थे इंडियन वियर्स थे जो कपड़ा बनाते थे है ना, बुनते थे, कपड़े को काटते थे, बुनते थे, तो वो लोग कैसे उनके जो काम है वो धीरे धीरे ख़त्म होते गए और कैसे ये जो सारा वर्क है, वीविंग का जो वर्क है ना, कैसे डिक्लाइन हुआ. हाँ, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं और क्राफ्ट वगैरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब का है ना, तो ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. आप सबसे पहले यहाँ पर एक पिक्चर देख पा रहे हैं बेटा, है ना. अब ये पिक्चर कहाँ का है देखें. सूरत इन गुजरात ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया was one of the most important ports of the Indian Ocean trade. Dutch and English trading ships began using the port from the early 17th century. Its importance declined in the 18th century. है ना. देखिए बेटा, ये एक उस पोर्ट का ये पिक्चर दिया है जहाँ सूरत जो कि गुजरात में सिचुएटेड है बेटा, है ना. यहाँ का एक पोर्ट का पिक्चर दिया है और यहीं से डच और इंग्लिश जो थे उनकी ट्रेडिंग शिप्स वो ट्रेड करते थे, है ना, इसी पोर्ट से. ठीक है. अब दिया है कि इसकी इम्पोर्टेंस है ना बेटा 18th सेंचुरी में इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम होने लगी थी, है ना. जैसे कि हमने कहा ना कि हम यहाँ पर अभी ट्रेड के बारे में और व्यूअर्स के बारे में और सारी हमारी जो आर्ट क्राफ्ट है इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं कि इंडिया कितना रिच था, है ना, टेक्सटाइल्स में. और फिर कैसे उसका धीरे धीरे डिक्लाइनिंग सिचुएशन पे वो कैसे पहुंचा, है ना. Okay, let's start the chapter now. This chapter tells the story of the craft and industries of India during British rule by focusing on two industries. है ना. वही ब्रिटिश रूल में ये इंडस्ट्रीज़ कैसी थी उसके बारे में इस चैप्टर में दिया है, नेमली टेक्सटाइल्स एंड आयरन एंड स्टील. टेक्सटाइल और आयरन और स्टील के बारे में हम देखेंगे बेटा. बोथ दिस इंडस्ट्रीज वर क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड. Free mechanized production of cotton textile made Britain the foremost industrial nation in the 19th century. And when its iron and steel industries started growing from the 1815, Britain came to be known as the workshop of the world. ठीक है. देखिए, ये जो कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन हुआ तो जो ब्रिटेन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल नेशन बन गया 19th सेंचुरी के अंदर, है ना बेटा. और इसके आयरन और स्टील की इंडस्ट्री भी ग्रो करना स्टार्ट हुई 1815 से. और एक समय ऐसा आया जब ब्रिटेन कैम टू बी नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब उसे वर्ल्ड की वर्कशॉप के नाम से जाना जाने लगा. किसे? ब्रिटेन को. ओके. द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड अ क्लोज connection with the conquest and colonization of India. You have seen chapter 2 how the English East India Company's interest in trade led to occupation of territory and how the pattern of trade changed over the डिकेट्स, है ना. आपने चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से देखा था बेटा कि है ना कैसे जो है ब्रिटिशर्स हैं ना उन्होंने कैसे यहाँ की सारी चीज़ें वो सिर्फ ट्रेड करने की पर्पज़ से आए थे और कैसे उन्होंने कब्जा कर लिया था यहाँ पर, है ना, इंडिया में आकर के. इन द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वॉज बाइंग गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग दैम टू इंग्लैंड एंड यूरोप. अब देखिए बताया बेटा कि 18th सेंचुरी में क्या करती थी कंपनी, यहाँ से गुड्स खरीदती थी, हमारे यहाँ पे गुड्स खरीदती थी और वो एक्सपोर्ट करती थी कहाँ पे, इंग्लैंड और यूरोप पे, है ना. मेकिंग प्रॉफिट
थ्रू दिस सेल, है ना, मतलब यहाँ से गुड्स को खरीदती थी और वहाँ पे वहाँ उसको एक्सपोर्ट करती थी और इससे वो प्रॉफिट कमाती थी. विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन टू सी इंडिया एज अ वास्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड ओवर टाइम मैन्युफैक्चर्ड गुड फ्रॉम ब्रिटेन बिगन फ्लडिंग इंडिया. How did this affect Indian crafts and industries? This is the question we will explore in this chapter. ठीक है बेटा, क्या हुआ कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं यहाँ पर इंडिया में इनको मार्केट दिखने लगा था बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करने का, है ना, और इन्होंने क्या किया कि इस चीज़ को अपने यहाँ हमारे मार्केट को और हमारा जो भी जैसे हम यहाँ पर टेक्सटाइल्स की बात करेंगे, है ना, और आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, तो अपने फ़ायदे के लिए हमेशा इन्होंने इंडिया की इंडस्ट्रीज़ का और चीज़ों का यूज़ किया. तो हम देखेंगे कि कैसे इसी क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे कि इन लोग ब्रिटिश के क्या इफ़ेक्ट, ब्रिटिशर्स की क्या इफ़ेक्ट पड़े यहाँ पर, है ना, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ पर. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. यस, इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट, है ना, इंडियन टेक्सटाइल के बारे में बेटा देखिए. यस, around 1750, before the British conquered Bengal, India was by far the world's largest producer of cotton textile. है ना, 1750 के आसपास जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल का, है ना बेटा. और देखिए ये लिखा है कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज क्या करती थी बेटा, इंडियन टेक्सटाइल यहाँ से इंडिया से कपड़ा खरीदती थी और वो सेल कर देती थी यूरोप के मार्केट में, है ना. जो हमारे यहाँ का जो टेक्सटाइल है ना, हमारे यहाँ का जो टेक्सटाइल के जो हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन या उसे डिस्क्राइब किया हुआ है अभी भी बहुत सारे वर्ड्स में. मैनी वर्ड्स स्टिल करंट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस, है ना, बहुत सारे वर्ड्स में इसके बारे में लिखा गया है, इंग्लिश में और दूसरे लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है ना. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स एंड सी वॉट दे टेल अस, है ना. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा हमें कि कैसे वर्ड्स हमें बताते हैं हमारे यहाँ के टेक्सटाइल के बारे में ना. वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज, है ना, कैसे शब्द हमें बताते हैं हिस्ट्री के बारे में. देखें, यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय अरब मर्चेंट्स इन मोसुल इन प्रेजेंट डे इराक, है ना. यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे उन्होंने ये जो कॉटन क्लॉथ है सबसे पहले कहाँ पर देखा था बेटा, अरब के मर्चेंट्स के पास देखा था, है ना. कहाँ, कौन सी प्लेस पे, मोसुल इन प्रेजेंट डे, जिसे हम आज इराक कहते हैं, वहाँ पर जो अरब के मर्चेंट्स थे उनके पास इन यूरोपियंस ने ये कॉटन क्लॉथ्स देखा था. सो दे बिगन रेफरिंग टू ऑल फाइनली वुवन टेक्सटाइल एज मुस्लिन, है ना. इसलिए ये जितने भी बेटा सॉफ्ट जो टेक्सटाइल्स हैं इनका नाम इन्होंने क्या रख दिया, मुस्लिन रख दिया. अ वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी, और ये जो मुस्लिन शब्द है ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ. ठीक है, मलमल के जो कपड़े रहते थे सारे फाइन क्वालिटीज़ के, है ना, उसका नाम इन्होंने मुस्लिन रख दिया. when the Portuguese first came to India, अब देखें बेटा, द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक टू यूरोप अलॉन्ग विद द स्पाइसेस कैम टू बी कॉल्ड कैलिको, है ना. ये कॉटन टेक्सटाइल तो लेके ही गए, इसके साथ ये क्या लेके गए बेटा, स्पाइसेस भी यहाँ से लेके गए. कहाँ से, कैलिको. और उसको क्या कहा गया, कैलिको क्या कहा गया, क्योंकि वो कालीकट से, है ना, डिराइव फ्रॉम कालीकट से निकला ये नेम, कौन सा, कैलिको. एंड subsequently calico become the general name for all cotton textile. और धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे ही कि ये जो सारे के सारे कॉटन टेक्सटाइल है इनके लिए कौन सा नाम यूज़ होने लगा, कैलिको. ओके, देयर आर मैनी अदर वर्ड्स विच पॉइंट टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इन वेस्टर्न मार्केट, है ना. और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स से ये फेमस थी इंडियन टेक्सटाइल, वेस्टर्न मार्केट्स में इंडियन टेक्सटाइल फेमस थी. ओके, इन फिगर 3 यू कैन सी अ पेज ऑफ एन ऑर्डर बुक दैट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेंड टू इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स इन कलकत्ता इन 1730, है ना. देखिए, अब ये जो
हम यहाँ पर अगला जो फिगर देखेंगे है ना, अगला जो पिक्चर देखेंगे उसमें आप देख पाएंगे कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं इन्होंने एक ऑर्डर बुक है ना, ऑर्डर बुक को आप देख पाएंगे जिसमें उन्होंने ऑर्डर किया था इन 1730 में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि कोलकाता में थे उन्हें, है ना, टेक्सटाइल के बारे में। देखिए द ऑर्डर दैट ईयर वॉज 5,89,000 पीसेस ऑफ क्लॉथ, है ना, 5,89,000 पीसेस क्लॉथ का ये ऑर्डर था। और ब्राउजिंग थ्रू द ऑर्डर बुक यू वुड हैव सीन अ लिस्ट ऑफ 98 वेराइटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ्स। दीज वर नोन बाय देयर कॉमन नेम इन द यूरोपियन ट्रेड एज पीस गुड्स, है ना। देखिए यहाँ 98 वेराइटीज़ आप इस ऑर्डर बुक में देख पाएंगे, कॉटन क्लॉथ्स की 98 वेराइटीज़ मेंशन थी यहाँ पर। और ये कॉमनली यूरोपियन ट्रेडर्स इसे इन्हें क्या कहते थे, पीस गुड्स इन्होंने नेम रखा था। यूजुअली वर्न क्लॉथ्स पीसेज दैट वर 20 yards लॉन्ग एंड 1 yard वाइड, है ना, जो 20 yards लॉन्ग हुआ करते थे और 1 yard वाइड हुआ करते थे। यहाँ पे साइज भी दिया है बेटा इसका, देखिए ये ऑर्डर बुक है ना, जिसके बारे में हमने अभी देखा। नाउ लुक एट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लॉथ इन द बुक, है ना। अलग यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी ऑर्डर बुक है ना बेटा, यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज़ के क्लॉथ्स के नेम लिखे हैं। नाउ among us the places ordered in bulk were printed cotton cloths called sins, causes और खासा द बंधना, है ना। देखिए बंधना, है ना, ये सिंस इसका नेम था, है ना, सिंस इसका नेम था और बांधना ये सारे के सारे नेम है बेटा। सिंस और ये कॉजेस और बांधना ये तीनों की तीनों कॉटन के नेम है ना। यहाँ पर फैब्रिक टैक्स कपड़े के नेम दिया है ये नेम, है ना, तीनों टाइप के अलग अलग टाइप के कपड़ों के नेम दिए। डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म सिंस कम्स फ्रॉम? क्या आपको पता है कि ये जो इंग्लिश टर्म है सिंस ये कहाँ से आया? इट इज़ डिराइव फ्रॉम द हिंदी वर्ड शिन्स, ये हिंदी वर्ड से आया है ये, है ना। अ क्लॉथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लोरी डिज़ाइन, है ना, एक क्लॉथ जो कि छोटे और कलरफुल जिसमें फ्लावर वाली डिज़ाइन बनी हो, छोटी छोटी कलरफुल फ्लावर वाली डिज़ाइन बनी हो, उस कपड़े को सिंस कहा गया। ठीक है। छीट, ये जो हिंदी का वर्ड है ना बेटा, छीट वर्ड से ये सिंस आया है ना। छीट वर्ड हिंदी का है और इससे सिंस बना। और ये सिंस किसके लिए यूज़ किया जाता है? जहाँ पे बहुत छोटे छोटे से डिज़ाइंस बने होते हैं, फ्लॉरी डिज़ाइन बने होते हैं कलरफुल। फ्रॉम द 1618th there started a craze for printed Indian cotton textile in England and Europe, mainly for their exquisite floral designs, fine textures and relative cheapness, है ना। इनकी जो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ना। कौन सी ईयर में? देखो बेटा 1680 के ईयर में बहुत ज़्यादा ये जो है इंडियन कॉटन टेक्सटाइल है ना, कहाँ पर? इंग्लैंड और यूरोप के मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस हुए, क्योंकि इनकी जो बहुत सुंदर इनकी डिज़ाइन होती थी और है ना बहुत ही अच्छे से बने हुए होते थे, बहुत ही खूबसूरत होते थे और उसके साथ ही साथ ये चीप भी होते थे, है ना, सस्ते दामों में भी मिलते थे। रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हर सेल्फ वॉर क्लॉथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक, है ना। इंग्लैंड के जो रिच पीपल थे वो और बल्कि उनके साथ ही वहाँ की जो क्वीन थी वो भी ये इंडियन फैब्रिक से बने हुए क्लॉथ्स पहनती थी। सिमिलरली द वर्ड बंधना नाउ रिफर्स टू एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक और हेड, है ना। ऐसे ये जो बंधना है ये किस लिए यूज़ किया जाता है बेटा? एक प्रिंटेड कलर्ड, है ना, ब्राइट कलर के जो स्कार्फ होते हैं या फिर नेक या सिर पे बांधने वाले जो स्कार्फ होते हैं उनके लिए यूज़ किया गया। ओरिजिनली द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, अब ये जो टर्म है ये कहाँ से आया? देखें ये जो बंधना टर्म है फ्रॉम द वर्ड बंधना, हिंदी फॉर टाइंग, है ना, बांधना, है ना। देखिए बांधना हिंदी के लिए यूज़ करते हैं ना, बांधना बांधने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वहीं से ये वाला वर्ड भी आया बांधना। ठीक है। एंड रिफर टू अ वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ प्रोड्यूस थ्रू अ मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग, है ना। टाई डाई की मेथड से जो यूज़ किया जाता है, ब्राइट कलर्स जो यूज़ किए जाते हैं ना, उसके लिए देखिए कितना सुंदर यहाँ पर ये पिक्चर दिया हुआ है बेटा। दिस इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ द टाइप ऑफ सिंस
प्रोड्यूस्ड फॉर एक्सपोर्ट टू ईरान एंड यूरोप, है ना। देखिए ईरान और यूरोप में एक्सपोर्ट करने के लिए ये जो सिंस है, हमने अभी पीछे पढ़ा ना, सिंस जो छींट से, हिंदी के वर्ड छींट से बना सिंस, उसका एक यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है ना, उसकी डिज़ाइन का एक पिक्चर दिया है। ओके, नाउ move on to the next paragraph, which is there were other clothes in the order book that were noted by their place of origin, है ना। और भी बहुत सारे क्लोथ्स के नेम यहाँ पर ऑर्डर बुक में दिए हैं, है ना। हमने क्या देखा था बेटा, समथिंग 98 टाइप्स, है ना, 98 टाइप्स के कॉटन और सिल्क के जो हैं यहाँ पर जो क्लोथ्स हैं उनके नेम दिए हुए थे, है ना। तो यहाँ और भी ऐसे नेम्स इसमें मेंशन हैं, और कौन से प्लेस से उनका ओरिजिन हुआ है ना। देखिए जैसे कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर, और the widespread use of such words shows how popular Indian textiles had become in different parts of the world, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा ओरिजिन कहाँ से हुआ है ना, इन सारे के सारे टेक्सटाइल का यहाँ नेम दिए हैं, और इससे हमें पता चलता है कि वर्ल्ड में कितना फेमस था इंडियन टेक्सटाइल। ओके बेटा, हाँ, यस। नेक्स्ट है इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट्स, है ना। यूरोपियन मार्केट्स में इंडियन टेक्सटाइल को हम देखेंगे। बाय द अर्ली 19th century worried by the popularity of Indian textile, wool and silk markets in England began protesting against the import of Indian cotton textile. In 1720 the British government enacted legislation banning the use of printed cotton textiles since in England, है ना। देखिए बेटा, अब जब है ना ये जो टेक्सटाइल है, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा फेमस हुई, तो भाई इन लोगों ने क्या किया बेटा, इंग्लैंड ने बैन लगा दिया इसके यूज़ पे, है ना। सिंस के यूज़ पे बैन लगाते हैं। इंटरेस्टिंगली दिस एक्ट वाज नोन एज द कॉलिको एक्ट, और इस एक्ट को क्या कहा गया, कॉलिको एक्ट कहा गया, है ना। देखिए लिखा है बाय द अर्ली 18th century वरीड बाय द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, मतलब इंडियन टेक्सटाइल की जो पॉपुलैरिटी थी, बहुत ज़्यादा फेमस होता जा रहा था इंडियन टेक्सटाइल, तो इससे ये लोग घबरा गए थे यूरोपियंस, है ना। तो वुल एंड सिल्क मार्केट इन इंग्लैंड बिगैन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, है ना। तो इन्होंने फिर इसका इम्पोर्ट करना बंद कर दिया, है ना। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा एक एक्ट दिया, और इस एक्ट को इसके अगेंस्ट, है ना, कि ये बैन लगा दिया इसके यूज़ पे, है ना, इंडियन टेक्सटाइल की यूज़ पे बैन लगाया, और ये एक्ट बनाया, कैलिको एक्ट बनाया। ओके, एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड। इस समय क्या हुआ था कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो इंग्लैंड में डेवलप होना स्टार्ट ही हुई थी। अनेबल टू कम्पीट विथ इंडियन टेक्सटाइल, इंग्लिश प्रोड्यूसर्स वांटेड अ सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, है ना, क्योंकि ये लोग घबरा गए थे, कम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे इंडियन टेक्सटाइल से, है ना। क्योंकि हमने देखा ना कि इंडियन टेक्सटाइल इतनी ज़्यादा इनकी रिच एंड फाइन क्वालिटीज़ थी कि ये लोग उनसे कम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे। और जो इंग्लिश प्रोड्यूसर्स थे वो क्या चाहते थे कि ये हमारे मार्केट में हो ही नहीं, इंडियन क्लॉथ्स हमारे मार्केट में हो ही नहीं, है ना, क्योंकि उनकी वजह से वो कम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, है ना। द फर्स्ट टू grow under government protection was the calico printing industry. Indian designs were now limited and printed in England on white muslin और plain unbleached Indian cloth, है ना। अब क्या हुआ बेटा, ये जो इंडियन डिज़ाइन है ये वहीं पर इंग्लैंड में ही प्रिंट होने लगी, है ना। यहाँ से अब वो लोग लेकर नहीं जाने लगे, अब इंग्लैंड में ही प्रिंट होने लगी, क्योंकि जब यहाँ से वहाँ जाते थे तो वहाँ तो उनकी क्या होता था बेटा कि कम्पीट नहीं कर पाते थे वहाँ के लोग, है ना। इंग्लिश जो प्रोड्यूसर्स थे वो ये चाहते थे कि अब हमारे मार्केट में ये यूज़ ना हो, इंडियन फैब्रिक जो है इसका यूज़ नहीं हो। तो अब क्या हुआ कि इंग्लैंड में ही वहाँ बनने लगी, और वाइट मुस्लिन का क्लॉथ, जैसे हमने अभी देखा था ना कि फ़ाइन क्वालिटी का जो यहाँ इंडिया में बनने वाला जो क्लॉथ था, है ना, तो वहीं अब वहाँ इसकी प्रिंटिंग भी, यहाँ पर प्रिंट होना भी स्टार्ट हो गया इंग्लैंड में ही, और वहीं अनब्लीच्ड इंडियन क्लॉथ पे
वाइट सॉफ्ट क्लॉथ पे प्रिंटिंग भी स्टार्ट हो गई और वहीं बनना स्टार्ट हो गया ये कपड़ा अब, है ना, इंग्लैंड में. नाउ कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल आल्सो लीड टू अ सर्च फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड. इन 1764 द स्पाइनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड बाय जॉन के which increased the productivity of traditional spindles. अब देखिए यहाँ अब क्या हुआ धीरे धीरे कि कंपटीशन, जब इंडियन टेक्सटाइल से कंपटीशन बढ़ा तो इन्होंने क्या किया बेटा, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना स्टार्ट किया. इंग्लैंड ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का यूज़ करना स्टार्ट किया. और 1764 में स्पाइनिंग जानी ने क्या किया बेटा, स्पाइनिंग जानी इन्वेंट किया. स्पाइनिंग जानी है ना, एक स्पाइनिंग जानी, स्पाइन करने वाली एक ऐसी मशीन को इन्वेंट किया. किसने? जॉन कैनी ने, है ना. विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, जिसने क्या किया बेटा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, है ना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, प्रोडक्शन को बढ़ाया जिसने. द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय रिचार्ड इन 1786 रिवोल्यूशनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल विविंग, है ना. और जो है स्टीम इंजन का जो इन्वेंशन हुआ 1786 में, उसमें भी क्या हुआ, कॉटन विविंग को का जो उसमें एक रिवोल्यूशन, मतलब एक क्रांतिकारी उसमें चेंजेस, परिवर्तन लाया, है ना, उसके प्रोडक्शन में. किसके प्रोडक्शन में? कॉटन क्लॉथ के प्रोडक्शन में. क्लॉथ कुड नाउ बी वोन इन इमेंस क्वालिटीज़ एंड चीपी टू. अब जो क्लॉथ है वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी में, एक अच्छी क्वालिटी में ना, ज़्यादा क्लॉथ और सस्ते में उसका प्रोडक्शन होने लगा, है ना. हाउएवर इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यूड टू डोमिनेट वर्ल्ड ट्रेड टिल द एंड ऑफ द 18th century. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, द डच, द फ्रेंच एंड द इंग्लैंड मेड एनर्वस प्रॉफिट आउट ऑफ दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड, है ना. अब क्या हुआ कि देखिए बेटा 18th सेंचुरी के एंड तक ये जो सारी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हैं, डच है, फ्रेंच है और इंग्लिश है, इन्हें बहुत प्रॉफिट होने लगा इस वर्क से, है ना. दीज कंपनीज परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग सिल्वर. अब ये कंपनीज क्या करती थी, कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग सिल्वर, है ना. सिल्वर के बदले कॉटन और सिल्क की जो टेक्सटाइल है इन्होंने परचेस कर लेती थी ये, है ना. बाय एज यू नो चैप्टर 2 व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी gained political power in Bengal, it no longer had to import precious metal to buy Indian goods, है ना. जब इन्होंने क्या किया था बेटा, कंपनी गेन पॉलिटिकल पावर, इन्होंने बंगाल में, है ना, बंगाल में जब अपना पॉलिटिकल पावर इन्होंने जब इस्टेब्लिश कर लिया था, तो फिर ये क्या करती थी बेटा कि इसके बदले ये सिल्वर इन्होंने बिल्कुल ऐसे ट्रेड करने ही बंद कर दिया था. मतलब पहले तो ये क्या करते थे, सिल्वर के बदले ये क्या करते थे बेटा, इन टेक्सटाइल को खरीद लेते थे, है ना. बट जब इन्होंने बंगाल पे अपना कब्जा कर लिया तो इन्होंने सिल्वर देना भी बंद कर दिया. इट नो लॉन्गर हैड टू इम्पोर्ट प्रीशियस मेटल टू बाय इंडियन गुड्स, है ना. इंडियन गुड्स को खरीदने के लिए ये कोई मेटल नहीं देते थे, कोई प्रीशियस मेटल नहीं देते थे, है ना. तो फिर क्या करते थे, इंस्टेड दे कलेक्टेड रिवेन्यूज फ्रॉम peasant and जमींदास in India and use this revenue to buy Indian textile. और जब इन्होंने बंगाल पे अपना कब्जा कर लिया था तो इन्होंने बेटा रिवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट किया था, जमींदार से, किसानों से रिवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट किया था. और इसी रिवेन्यू से क्या करते थे, इंडियन टेक्सटाइल को खरीद लेते थे, है ना. अब ये अपना कुछ नहीं देते थे. पहले देखो जैसे हमने देखा ना कि पहले ये प्रीशियस मेटल्स देते थे, है ना, उसके बदले टेक्सटाइल को खरीदते थे. अब ये यहीं इंडिया से ही पैसा बनाते थे और यहीं का पैसा यहाँ पर लगाते थे. अपना कोई पैसा ये यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते थे, ठीक है. नाउ हु वर द वीवर्स. देखो वीवर्स कौन थे, देखें. वीवर्स ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटीज दैट स्पेशलाइज इन वीविंग, है ना. वीवर्स कौन होते हैं बेटा, वो कम्युनिटी होती है जो क्या करती है, वीविंग की आर्ट में, मतलब बुनाई में माहिर होते हैं, बुनकर, है ना, उन्हें हम वीवर्स बोलते हैं. देयर स्किल वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. अब इनकी जो स्किल है वो ऐसी होती है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे पहुंचती है, मतलब है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग यही वर्क करते हैं, ठीक है. द टैंटी वीवर्स ऑफ बंगाल, द जुलाहाज और मोमिन वीवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, है ना. यहाँ पर कुछ वीवर्स के नेम दिए हैं, सेल एंड कॉकुलर
and Devangs of South India are some of the communities famous for weaving, है ना. ये जो weaving की कुछ communities हैं इनके नेम यहाँ पर दिए हैं. The first stage of production was spinning, a work done mostly by women, है ना. प्रोडक्शन का पहला स्टेज कौन सा है बेटा, ये है स्पाइनिंग का. स्पाइनिंग का फर्स्ट स्टेज है और ये स्पाइनिंग का वर्क कौन करता था, वुमेन करती है ना. मतलब मोस्ट ऑलमोस्ट वुमेन के द्वारा ही वुमेन ही इसको करती थी स्पाइनिंग के वर्क को. द चरखा एंड द तकली वर हाउस होल्ड स्पाइनिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना. घर में यूज़ किए जाने वाले स्पाइनिंग इंस्ट्रूमेंट थे कौन कौन से, चरखा और तकली. ठीक है. द थ्रेड वाज स्पन ऑन द चरखा एंड रोल्ड ऑन द तकली. जो थ्रेड है वो उसे स्पाइन किया जाता था पहले चरखा पे और फिर उसके बाद उसे तकली के ऊपर चला के रोल किया जाता था, है ना. व्हेन द स्पाइनिंग वाज ओवर द थ्रेड वाज वोवन इनटू क्लॉथ बाय द वीवर. जब स्पाइनिंग का वर्क पूरा हो जाता था तो जो वीवर होता था उसका काम स्टार्ट होता था. स्पाइनिंग होने के बाद वो क्या करता था कि थ्रेड को वीव करता था किस में कन्वर्ट करने के लिए, क्लॉथ में कन्वर्ट करने के लिए. इन मोस्ट कम्युनिटीज वीविंग वॉज अ टास्क डन बाय मैन. फॉर कलर टेक्सटाइल्स द थ्रेड वॉज डाइड बाय द डायर, है ना. जो वीविंग का अधिकतर जो सारी कम्युनिटीज़ हैं उसमें वीविंग का वर्क मैन करते थे और जो डायर मतलब जो डाई करने वाला जो पर्सन होता था वो उसे थ्रेड को डाई करता था मतलब अलग अलग डिफरेंट कलर उस पर चढ़ाता था थ्रेड पे, है ना. नॉन एज रंगरेज, है ना. ये जो डायर है जो डाई करता था जो पर्सन उसे रंगरेज कहा जाता था. ओके. फॉर प्रिंटेड क्लॉथ्स द वियर्स नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स नोन एज छिपिगर्स, है ना. छिपेगार्स. अब ये छिपेगार्स कौन थे बेटा, वो लोग जो ब्लॉक प्रिंटर्स थे ना, जो ब्लॉक प्रिंटिंग करते थे वो, है ना. हैंडलूम वीविंग एंड द occupations associated with the provided livelihood for millions of Indians, है ना. ये जो काम था वीविंग का ये बहुत सारे लोगों की आजीविका का साधन था. मिलियंस ऑफ इंडियन इसी से अपनी रोजी रोटी कमाते थे, है ना. इसी से वो अपना लाइवलीहुड चलाते थे. द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स. अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिक्लाइन के बारे में ना. यहाँ अभी तक तो हमने देखा कि कितना जो है रिच टेक्सटाइल का प्रोडक्शन यहाँ हमारे इंडिया में हुआ करता था. अब देखें कि धीरे धीरे कैसे डिक्लाइन हुआ ये, है ना. द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटिश अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूशन इन इंडिया इन सेवरल वेज. अलग अलग तरीकों से इफेक्ट पड़ा इस पर. किसके डेवलपमेंट का बेटा, कॉटन इंडस्ट्रीज़ का, है ना. इस कैसे इफेक्ट पड़ा देखेंगे. फर्स्ट इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू कंपेयर विद ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोप एंड अमेरिकन मार्केट्स. पहला क्या इफेक्ट था कि इंडियन टेक्सटाइल को अब का कंपैरिजन किया जाता था, है ना. हैड टू इसे कंपीट करना होता था ब्रिटिश टेक्सटाइल से इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट. इंडियन और यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में इसे कंपीट करना होता था. किसे कंपीट करना होता था, इंडियन टेक्सटाइल को. अब सेकंड क्या इम्पैक्ट था, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड ऑल्सो बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट सिंस वेरी हाई ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन टेक्सटाइल इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन, है ना. एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड ऑल्सो बिकम इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट, है ना. टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करना कहाँ पर, इंग्लैंड में. ये भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था सिंस वेरी हाई ड्यूटीज़ वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन टेक्सटाइल इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन. क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए जाते थे ना, बहुत ज़्यादा हाई ड्यूटीज़ वर इम्पोज्ड. इंडियन टेक्सटाइल अगर इम्पोर्ट किए जाएँ ब्रिटेन पे तो बहुत ज़्यादा टैक्स ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा लगाई जाती थी. तो ये दो रीज़न थे जिसकी वजह से डिक्लाइन इन दो रीज़न का इफ़ेक्ट पड़ा था. किस पे इफ़ेक्ट पड़ा था, डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया में कॉटन इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट पे. बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th century इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली ousted Indian goods from their traditional markets in Africa, America and Europe. Thousands of weavers in India were now thrown out of employment, है ना. बहुत सारे जो लोग हैं, thousands of weaver of India were now thrown out of employment. वो बेरोजगार हो गए थे. Bengal weavers were the worst hit. English and European companies stopped buying Indian goods and their agents no longer
गेव आउट। देखिए बेटा, अब जो है इंग्लिश और यूरोपियन जो कंपनीज हैं इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था, इंडियन गुड्स को खरीदना ही बंद कर दिया था। तो जब इन लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, हमने जैसे पहले पढ़ा कि अब यहाँ इन्हीं के यहाँ पर प्रोडक्शन होने लगा था ना, है ना। जो इंग्लिश और जो यूरोपियन कंपनी है ये अपने यहाँ खुद ही प्रोडक्शन करने लगे थे, और इन्होंने अब यहाँ से इंडिया के जो व्यूअर्स हैं इनसे इन्होंने टेक्सटाइल या कपड़ा या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन इनकी बनी हुई जो चीज़ें हैं वो लेना बंद कर दी थी, है ना। और जब लेना बंद कर दी थी तो बहुत सारे लोगों के पास काम आना बंद हो गया, और काम आना बंद हो गया तो अभी जैसे हमने देखा कि जो लोग इन्हीं जिनकी लाइवलीहुड इन्हीं पर इसी पर डिपेंडेंट है ना, वीविंग के वर्क पे, तो वो लोग तो बेरोजगार हो गए, है ना। बट वॉर्स वॉज स्टिल टू कम बाय 1830 ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लूडेड इंडियन मार्केट्स। इन फैक्ट बाय द 1880 two-third of all the cotton cloths worn by Indians were made of क्लोथ प्रोड्यूस इन ब्रिटेन, है ना। जबकि मतलब कितनी वॉर्स कंडीशन थी कि 1880 तक तो ऐसी कंडीशन आ गई थी कि जो इंडिया के जो लोग कॉटन पहनते थे ना उसका 2/3 जितने भी लोग कॉटन पहनते थे उसके 2/3 लोग तो वो कॉटन पहनते थे जो कहाँ पर प्रोडक्शन हुआ, जिसका ब्रिटेन में जिसका प्रोडक्शन होता था। अब आप बताइए कि इतनी अच्छी क्वालिटी होने के बाद भी, है ना, धीरे धीरे इन लोगों ने कैसी स्ट्रैटेजीज अपनाई जिससे कि जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में ना होकर के ब्रिटेन में ही होने लगा। और इंडिया में जो प्रोडक्शन होना ख़त्म हो गया बेटा, तो क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए, है ना। द इफेक्ट नॉट ओनली स्पेशलाइज्ड व्यूअर बट ऑल्सो स्पिनर्स, है ना। जो व्यूअर्स थे उन्हीं पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ा, बल्कि जो स्पिनर्स थे उन पे भी पड़ा। थाउजेंड्स ऑफ रूरल वुमेन हु मेड अ लिविंग बाय स्पाइनिंग कॉटन थ्रेड वर रेंडर्ड जॉबलेस, है ना। बहुत सारे हज़ारों जो वुमेन थी जो क्या करती थी बेटा, स्पाइनिंग का वर्क करती थी, वो अब जॉबलेस हो चुकी थी। हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया, बट अभी भी जो हैंडलूम वीविंग है वो अभी भी इंडिया में ख़त्म नहीं हुआ था। दिस वॉज बिकॉज सम टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स कुड नॉट बी सप्लाइड बाय मशीन्स। इसका सिर्फ एक रीज़न ये था क्योंकि सारे के सारे हर टाइप के क्लॉथ्स को सिर्फ मशीन से नहीं बनाया जा सकता। हाउ कुड मशीन्स प्रोड्यूस साड़ीज विथ इंट्रिकेट बॉर्डर्स और क्लॉथ्स विथ ट्रेडिशनल विवन पैटर्न्स। कैसे एक मशीन इतनी सुंदर बॉर्डर बना सकती है, जो वर्क हम हाथ से कर सकते हैं ना, जो वर्क हाथ से किया जा सकता है। बहुत सारा ऐसा वीविंग का वर्क था जो मशीन से नहीं किया जा सकता था। दिस हैड अ वाइड डिमांड नॉट ओनली अमंग द रिच बट ऑल्सो अमंग द मिडिल क्लासेस। नॉट डिड द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर इन ब्रिटेन प्रोड्यूस द वेरी coarse cloths used by the poor people in India. You must have heard of Sholapur in western India and Mathura in South India. These towns emerged as import new centers of weaving in the late 19th century, है ना। ये जो दोनों के दोनों हमने जो प्लेसेस के नेम देखे ये 19th सेंचुरी में वेविंग के सेंटर बने। लेटर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट महात्मा गांधी urged people to boycott imported textile and use hand spun and hand woven cloth, है ना। फिर बाद में महात्मा गांधी जी ने भी कहा लोगों से कि ये जो है इम्पोर्ट करना बंद करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे खुद के यहाँ इतनी अच्छी क्वालिटीज़ के जो हैं टेक्सटाइल्स हैं, है ना, तो हम खुद अपनी हाथ से बनी हुई और हाथ से बुनी हुई चीज़ों का यूज़ करें, है ना। खादी ग्रेजुअली बिकम अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। द चरखा कम टू रिप्रेजेंट इंडिया, है ना। फिर उसके बाद आपने देखा होगा ना गांधी जी की पिक्चर्स देखे हैं, है ना, चरखे पर बुनते, चरखे पे काटते हुए, है ना। और खादी जो है वो क्या बनी बेटा, नेशनल सिंबल बनी, नेशनलिज्म का एक सिंबल बनी, है ना। फिर उन्होंने अब आपने यहाँ पर देखा बेटा, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने क्या देखा कि कैसे कितना रिच प्रोडक्शन यहाँ पर हुआ करता था इंडिया में टेक्सटाइल का, है ना। और फिर कैसे जो है उस पूरे के पूरे वर्क पे इन्होंने ब्रिटिशर्स ने ओवरकम किया, है ना। और यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो पूरा वहाँ पर
एक्सपोर्ट करते करते है ना, यहाँ का प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोड्यूस किए हुए चीज़ों को, कपड़ों को, टेक्सटाइल को वो वहाँ पर ले जाते थे खरीद के, है ना। और फिर बाद में तो उन्होंने ख़रीदना भी बंद कर दिया, वहीं प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, है ना। और जब इन्होंने प्रोडक्शन यहाँ प्रोडक्शन जब बिल्कुल बंद हो गया तो यहाँ के जो वीवर्स थे बेटा वो बिल्कुल जॉबलेस हो चुके थे। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मशीन से नहीं की जा सकती थी। और फिर हमने यहाँ पर देखा कि गांधी जी ने कैसे बिल्कुल बायकॉट किया इंपोर्ट को, टेक्सटाइल के इंपोर्ट्स को उन्होंने बायकॉट किया। नाउ व्हाट हैपन टू द वीवर्स एंड स्पाइनर्स हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। अब जो वीवर्स और स्पाइनर्स थे, स्पिनर्स थे, है ना, वीवर्स और स्पिनर्स जो थे, जिन्होंने अपनी जो लाइवलीहुड या आजीविका है वो खो दी थी, जिन्होंने अपने काम को खो दिया था, उनके साथ क्या हुआ। मैनी वीवर्स बिकम एग्रीकल्चरल लेबरर्स, some migrate to cities in search of work and yet other went out of the country to work in plantation in Africa and South America, है ना। कुछ लोग तो क्या हुए बेटा, एग्रीकल्चर में चले गए, कुछ लोग क्या हुए, माइग्रेट हुए, है ना, कहाँ पर, दूसरी सिटीज़ में काम की तलाश में गए। और कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री भी गए, है ना, आउट ऑफ कंट्री जैसे अफ्रीका और साउथ अमेरिका, है ना। सम ऑफ दीज हैंडलूम वीवर्स ऑल्सो फाउंड वर्क इन द न्यू कॉटन मिल्स दैट वर एस्टैब्लिश इन बॉम्बे, नाउ मुंबई, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर एंड कानपुर। और इनमें से कुछ जो वीवर्स थे उन्हें काम मिला कॉटन मिल्स में, है ना। हैंडलूम वाला जो वर्क है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि हैंडलूम का अभी भी वर्क ऐसा बचा था जो मशीनों से नहीं हो सकता था, है ना। तो अब कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें हैंडलूम वाले वर्क मिले, कहाँ पर, यहाँ प्लेस मेंशन है, बॉम्बे, अहमदाबाद, है ना, और शोलापुर, नागपुर और कानपुर में। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज कॉटन मिल्स कम अप। ये बेटा हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, हमारा जो रिमेनिंग चैप्टर है। थैंक यू बेटा।